Good morning, students. We have studied tools of बायोटेक्नोलॉजी. इस बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स हम स्टडी कर रहे थे. उसमें एक टूल्स बचा है कॉम्पिटेंट होस्ट या होस्ट ऑर्गेनिज्म. कॉम्पिटेंट होस्ट या होस्ट ऑर्गेनिज्म वो है जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना लेते हैं, तो हमको उसको होस्ट सेल में एंटर करवाना होता है. चूँकि डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और वो सेल वॉल में एंटर नहीं करता है, तो पहले हमको बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है, उसके योग्य बनाना है कि उसमें जो है वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जो उस बैक्टीरियल सेल के सराउंडिंग में मौजूद है वो उसमें एंटर कर सके. तो इसके लिए हमको इस बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है. इसको बनाने के लिए हमको इस बैक्टीरियल सेल को कुछ स्पेसिफिक कैटायन डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीटमेंट करते हैं. जैसे कि कैल्शियम एक डाइवेलेंट कैटायन है, उससे ट्रीट करते हैं विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं और जो है उसके पोर्स बड़े हो जाते हैं और उसमें से डीएनए एंटर हो जाता है. बैक्टीरियम में जो प्लाज्मिड है वो एंटर हो जाता है. फिर इसके लिए इसको पहले हीट शॉक देते हैं, मतलब पहले ये जो प्रोसेस है वो आइस में करवाते हैं. जो सराउंडिंग मीडियम है जिसमें प्लाज्मिड है उसको मीडियम के साथ उस सेल को जो है आइस के ऊपर रखते हैं. फिर वो एकदम 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हैं, हीट शॉक देते हैं. देन अगेन इसको फिर जो है आइस के अंदर रख देते हैं. तो जो है ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो सराउंडिंग में मौजूद है वो एंटर हो जाता है. तो ये एक तरीका है बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने का कि उसको पहले डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं, फिर हीट शॉक देते हैं, पहले आइस में रखते हैं, देन 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगेन उसको आइस में रखते हैं. तो वो जो प्लाज्मिड है जो डीएनए है वो जो है सेल में एंटर हो जाता है सेल वॉल के थ्रू. केवल यही एक तरीका नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है. जैसे एक और तरीका है जिससे सेल के अंदर या होस्ट सेल के अंदर जो है व्यक्ति जो प्लाज्मिड है जो डीएनए है उसको एंटर करवाया जाता है, वो है माइक्रो इंजेक्शन. इसमें डायरेक्टली जो है न्यूक्लियस में वो इंजेक्ट कर दिया जाता है. वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्ट सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है. इस प्रोसीजर को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन. एक और तरीका होता है जिसमें प्लांट सेल को जो है माइक्रो पार्टिकल्स टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल्स जिस पर की डीएनए की कोटिंग है उनको बॉम्बार्ड करवाया जाता है, जिससे कि जो वो डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है. इस प्रोसेस को जीन गन या बायोलिस्टिक्स या जीन गन बोलते हैं, जिसमें टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल्स जिस पर के डीएनए कोटिंग है वो बॉम्बार्ड करवाए जाते हैं प्लांट सेल पे, जिससे वो डीएनए उसमें एंटर हो जाता है. एक और लास्ट मेथड होती है जिसमें डिसआर्म्ड पैथोजेंस को वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है. डिसआर्म्ड पैथोजेंस मतलब पैथोजेंस को जिसमें कमज़ोर कर दिया जाता है, जो कि अब रोग कारक नहीं है, जो अब डिसीज़ नहीं करते हैं, किंतु वो इन्फेक्शन करते हैं, सेल के ऊपर इन्फेक्ट करते हैं, उनको इन्फेक्शन के लिए अलाउ करते हैं. और ये जो वेक्टर हैं, ये वेक्टर जो है होस्ट सेल में जो है डीएनए को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इस तरीके से ये मेथड है. एक हीट शॉक मेथड है जिससे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल में एंटर करता है. दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन जिसमें डायरेक्टली होस्ट सेल में उसको इंजेक्ट करवाया जाता है. थर्ड वन है बायोलिस्टिक्स और जीन गन जिसमें कि जो है टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल जिस पर की डीएनए की कोटिंग है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कोटिंग है, उनको बॉम्बार्ड करवाया जाता है जिससे वो प्लांट सेल में एंटर हो जाते हैं.
लास्ट मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन को वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। डिसआर्म्ड पैथोजन यानी पैथोजन को किसी तरीके से कमज़ोर कर देते हैं। वो डिसीज़ काजिंग नहीं है, आप डिसीज़ नहीं करते हैं, किंतु वो इन्फेक्शन करते हैं और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको जो है होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अब अभी तक हमने जो पढ़ा वो था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमको किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ेंगे अब हम? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सबसे पहले हम डीएनए के जो है जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन करते हैं। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, उस स्पेसिफिक लोकेशन से कट करते हैं। थर्ड है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। ये जो है इसमें जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू। फोर्थ है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट करवाया जाता है। अभी जो हमने मेथड पढ़ी वो सब इसके अंतर्गत आती है। फिफ्थ है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब वो जो जीन इंसर्ट हो गया है वो जो जीन जो है जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसको लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना, वो प्रोसीजर इसके अंतर्गत आता है। तो अभी हम इनको सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहला है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जैसा कि हम जानते हैं सभी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड ही होता है, न्यूक्लिक एसिड। और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वही जो है जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है इसको सेल में से आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले स्पेशल एंजाइम से उसको ट्रीट करना पड़ता है। जैसे उसके बाद हमको उसकी कटिंग ऑफ डीएनए करना है, तो डीएनए का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करने के लिए हमको प्योर फॉर्म में डीएनए के मॉलिक्यूल्स चाहिए। जो जीन होता है वो एक डीएनए के सीक्वेंस में होता है, प्रेजेंट होता है। तो जब सबसे पहले हमको डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, उसके लिए हमको जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के पहले हमको सबसे पहले वो सेल मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है, तो सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर स्पेशल जो एंजाइम है उससे ट्रीट करते हैं ताकि वो उसके सेल मेम्ब्रेन रिमूव हो जाए और सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स सभी मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। जब वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाहर आ जाते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे आरएनए होता है, प्रोटीन्स होता है, लिपिड होते हैं, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए स्पेशल एंजाइम से ट्रीट करवाया जाता है। जैसे प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम होता है, आरएनए को रिमूव करवाने के लिए आरएनए न्यूक्लियेजेज एंजाइम के साथ ट्रीट करवाया जाता है। इन सब एंजाइम से ट्रीट करवाने के बाद अंत में चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट करवाकर प्योर जो है उसके प्योर फॉर्म का डीएनए ऑब्टेन किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है, जिसका कि फिर स्पेसिफिक साइट से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करवाया जाता है। तो सबसे पहले जो है सबसे ज़रूरी स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो है वो स्पेशल एंजाइम से के साथ ट्रीट करवाया जाता है सेल को, जिससे सेल का प्योर फॉर्म में हमको डीएनए ऑब्टेन होता है। नाउ कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। जो डीएनए का कटिंग होता है स्पेसिफिक लोकेशन से, वो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उसको इंक्यूबेट किया जाता है। उस प्योर फॉर्म का जो डीएनए है उसको स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से एक स्पेसिफिक ऑप्टिमल कंडीशन पर उसको इंक्यूबेट करवाया जाता है। तो वो जो है और उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस जो हमने पहले पूर्व में पढ़ी है, उस प्रोसेस के द्वारा
उसको फिर उसके प्रोग्रेशन को देखा, चेक किया जाता है और डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए जाते हैं एक स्पेसिफिक प्लेस से। तो ये जो दूसरा जो प्रोसेस है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो स्पेसिफिक प्लेस से, स्पेसिफिक साइट से, क्लोनिंग साइट से उसको कट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। यहाँ पर जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन मीन्स, एम्प्लीफिकेशन वर्ड का यूज़ हम जनरली साउंड में करते हैं, पर साउंड का एम्प्लीफिकेशन, पर यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन मीन्स जीन का नंबर बढ़ाना, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो स्पेशल स्पेसिफिक जीन जिसको हमने, जिसके फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन किए हैं, जीन के फ्रेगमेंट्स, उसको संख्या में बढ़ाना। चूँकि हमको मालूम है कि जो जीन होता है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, अब इसको हम बार बार ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, यदि हमने कोई ब्लड सैंपल लिया है और ब्लड सैंपल से जीन ऑब्टेन किया है, तो ब्लड में आप जानते हैं कि जो आरबीसी होती है वो ए न्यूक्लिएटेड होती, प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लिएट नहीं होते, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो डीएनए उसमें भी नहीं होते। तो डीएनए केवल हमको किस में मिलेगा, डब्ल्यूबीसी में। और वो जो डब्ल्यूबीसी है वो आरबीसी के कंपैरिजन में वो उसका नंबर वेरी वेरी लेस होता है, बहुत कम उनकी संख्या होती है। तो वो केवल हमको ब्लड सैंपल में केवल लिमिटेड अमाउंट में जो है डब्ल्यूबीसी से ऑब्टेन होगा, तो हम बार बार वो ऑब्टेन नहीं कर सकते उस जीन को। तो वो जो जितना भी अमाउंट में जीन है, यदि उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वो सैंपल हमारा खराब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए पहले हम जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन यानी उसका नंबर को इंक्रीज करते हैं। तो इस इंक्रीज करने के लिए एक प्रोसेस यूज़ की जाती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस है जिससे जीन को बिलियन टाइम्स जो है एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है, उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ये अभी हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर पढ़ेंगे, मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका नंबर इंक्रीज किया जाता है, जो डीएनए है उसका नंबर इंक्रीज किया जाता है। और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इस जो मेथड को सबसे पहले दिया था जो है केवी बी मुलेर ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। इसके अंतर्गत जो है 3 प्रोसेस होती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है, जो हम जानते हैं कि डीएनए के इसमें स्ट्रेन में 2 स्ट्रेन होते हैं, उन 2 स्ट्रेन के बीच में नाइट्रोजन बेस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। डीनेचुरेशन का जो प्रोसेस है उसमें इन दोनों स्ट्रेन के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, उनको कमज़ोर किया जाता है, तोड़ा जाता है और दोनों स्ट्रेन को अलग अलग किया जाता है। ये प्रोसेस जो है अप्रोक्सीमेट 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इसके लिए 92 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतने हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस किया जाता है। ये केवल थोड़े से समय के लिए किया जाता है, अदरवाइज जो डीएनए के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो हमको केवल हाइड्रोजन बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करना है और इन दोनों स्ट्रेन को अलग अलग करना है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। अब सेकेंड प्रोसेस होता है एनिलिंग। इस प्रोसेस में जब ये दोनों स्ट्रेन अलग अलग हो गए हैं, उस प्रोसेस में हम जो है प्राइमर जो है डीएनए, इसमें एक प्राइमर यूज़ करते हैं। और ये प्राइमर जो है हमेशा जो पेरेंटल जो स्ट्रेन है उसके 3 प्राइम साइड पे, 3 प्राइम साइड और 5 प्राइम साइड, जैसा कि हम जानते हैं इनके स्ट्रक्चर में होता है, तो वो 3 प्राइम साइड पर अटैच होता है और फिर ये इसके 3 साइड की तरफ जो है एक्सटेंड करता है। तो ये जो प्रोसेस है एनिलिंग की प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा कूल डाउन कर देते हैं और ये जो है 50 to 60 डिग्री
सेंटीग्रेड के बीच में होती है। ऑप्टिमम जो इसके लिए टेम्परेचर है वो 56-57 डिग्री जो है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए कितना टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए होता है 57-58 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एनीलिंग की प्रोसेस है। इसमें जो है क्या करते हैं, जो है ये प्राइमर जो है इस पर अटैच हो जाता है, स्ट्रेन पर पेरेंटल के 3' साइड पर अटैच हो जाता है। और जो है पॉलीमरेज एंजाइम, अब हमको और क्या रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो एंजाइम जो है इसको इस प्राइमर को एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स इसके 3' जो है साइड पर एक्सटेंड करता है और इसको पूरा एक स्ट्रेन को पूरा कंप्लीट कर देता है, इसको भी और इसको भी। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें ये आगे जो है न्यूक्लियोटाइड लेता जाता है मीडियम में। हमको जो है अब क्या चाहिए होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और जो है न्यूक्लियोटाइड जो रिक्वायर्ड होते हैं वो मीडियम में होते हैं। वो जो न्यूक्लियोटाइड वो लेते जाता है और अटैच होते जाते हैं और उसका जो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन एक हो गया था वो डबल हो जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रेन वो तैयार हो जाता है। ये जो पेरेंटल स्ट्रेन है ये टेम्पलेट की भांति काम करते हैं और नया जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन इस तरीके से तैयार हो जाता है। और एक स्ट्रेन से जो है एक डीएनए से जो है 2 डीएनए ऑब्टेन हो जाते हैं थ्रू एक्सटेंशन प्रोसेस। तो इसमें 3 प्रोसेस होती है। एक होता है डीनेचुरेशन, ये जो है 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और वो इसमें जो है इसको ब्रेक कर दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को नाइट्रोजन बेस के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को और दोनों स्ट्रेन को अलग अलग कर दिया जाता है। एनीलिंग की प्रोसेस में जो इस पर प्राइमर अटैच हो जाते हैं और जो इसके लिए और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है और न्यूक्लियोटाइड जो है मीडियम में रहते हैं। तो यहाँ जो मीडियम में न्यूक्लियोटाइड होते हैं उससे जो है ये प्राइमर एक्सटेंड करता है और ये स्ट्रेन को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन को कंप्लीट करता है और एक डीएनए से 2 डीएनए ऑब्टेन हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को फिर ये डीएनए फिर से यहाँ जाके डीनेचुरेशन होता है और बार बार इस पूरी प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है और बिलियन टाइम्स जो है एक डीएनए से बिलियन टाइम्स जो है डीएनए ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक चेन की तरह होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे जो है चेन रिएक्शन होती है। बार बार ऑब्टेन किए जाते हैं, कई सारे डीएनए की कॉपीज तैयार कर ली जाती है ताकि अब हमको वो नहीं रहता है कि हमारे पास थोड़ी सी मात्रा में डीएनए है तो अगर वो कुछ गलत हो गया तो वो पूरा सैंपल या पूरा डीएनए ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इस तरीके से इस एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा उसके बहुत सारे नंबर जो है उसके कॉपी नंबर तैयार कर सकते हैं। पर एक बात और यहाँ पर बताना है कि ये जो प्रोसेस है एक्सटेंशन की ये होती है 72 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पॉलीमरेज एंजाइम का एक्शन होता है। अब कोई भी एंजाइम जो है इतने हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो एक्शन नहीं कर सकता है। पर यहाँ पर अगर हमको जो है उसका एक्शन करवाना है तो हमको एक ऐसा एंजाइम चाहिए होता है जो कि स्टेबल रहे, हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहे। तो इस प्रोसेस के लिए एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो ये जो एंजाइम है एक आर्कीबैक्टीरियम से ऑब्टेन करते हैं, वो बैक्टीरियम का नाम होता है थर्मस एक्वेटिकस। ये एक आर्कीबैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स में रहता है और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर को बियर कर सकता है। उस बैक्टीरियम से ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ऑब्टेन करते हैं तो वो जो है इस हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, थर्मोस्टेबल होता है और इस तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। अब जो हमें ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इन्हें जो है वेक्टर डीएनए से लाइगेट कर सकते हैं फर्दर क्लोनिंग के लिए और
जो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये डीएनए फ्रेगमेंट से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है, उनको नेक्स्ट स्टेप होता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इनको इंट्रोड्यूस करवाने की कई सारी मेथड है जो हमने अभी पढ़ी थी, जैसे कि जीन गन होता है या हीट शॉक दिया जाता है, उससे सारा जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उनका इंसर्शन हो जाता है होस्ट सेल में। सपोज करिए, जैसे मान लीजिए कि ये जो डीएनए है इसमें एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है, तो वो जो एम्पीसिलिन, सपोज कीजिए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट सेल, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट डीएनए को हमने ई कोलाई बैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस किया है। वो ई कोलाई बैक्टीरियम ऑलरेडी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन उसमें नहीं होता है, पर अगर हम तो उसमें उसको एंटर करवा दिया तो अब वो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरियम बन गया है और वो ट्रांसफॉर्म हो गया है और वो एम्पीसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो गया है। अब मान लो एगेरोसेल जेल के जो मीडियम है उसमें हमने एम्पीसिलिन डाल दिया है, तो हम उसमें केवल वही बैक्टीरियम ग्रो होंगे जो ट्रांसफॉर्म हो गए। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन ई कोलाई बैक्टीरियम है वो उसमें किल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो उनमें रेजिस्टेंट का जीन नहीं है। तो जो एम्पीसिलिन जो मीडियम में प्रेजेंट है वो केवल उसमें ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम ही जो है डेवलप कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। तो जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ हो रहा है। वो सिलेक्ट करने में मदद कर रहा है कि विच आर ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियम एंड विच आर नॉन ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियम। तो यहाँ पर जो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो सिलेक्टेबल मार्कर कहलाता है, वो सिलेक्ट करने में मदद कर रहा है, इसलिए सिलेक्टेबल मार्कर कहलाता है। नाउ ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ये स्टेप की जो अल्टीमेट एम जो हमारा होता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का या बायोटेक्नोलॉजी का, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अल्टीमेट एम है कि हमको जो रिक्वायर्ड जीन है उसको ऑब्टेन करना। वो कैसे ऑब्टेन करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।